तो ये आज की क्लास का क्लास 7th का ये आखिरी चैप्टर है। और इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास 7th की जो हिस्ट्री है वो कवर हो जाएगी। और इसका ये 10वां अध्याय है ना। तो हमने हर चीज़ को बारीक से विस्तार से हर चीज़ को समझ समझ के पढ़ा है। और इसको भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे, है ना। तो ये अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भेजेंगे, है ना। और जो स्कूली कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं आप उनको भी दिखा सकते हैं, या बड़े पेरेंट्स पेरेंट्स लोग या बड़े भाई छोटे भाई जो लोग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्ते बोलिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं हम इसको। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, है ना। यह अध्याय 10 है हमारा। क्या राजनीतिक गठन हुए उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, है ना, के दौरान उपमहाद्वीप के कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। क्या हुई? विशेष रूप से जो उल्लेखनीय घटनाएं हैं वो घटी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, है ना। 1750 के से पहले का समय उसकी बात हो रही है ना। कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। इस बात पर गौर करना है ना। आप ये भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक पूर्वक हड़प लिया था। आप ये मानचित्र देखेंगे ना? ये पानीपत, दिल्ली, जयपुर, ये चित्र इसमें दिया गया है, मानचित्र में दिखाएगी, प्लेस जगह दिखाएगी इसमें ना। ये गुजरात का प्रदेश है ना। ये मालवा हो गया, अवध, ये लखनऊ वाला क्षेत्र है, ये मुर्शिदाबाद बंगाल, है ना। ये पूना, हैदराबाद, भोपाल, बड़ौदा, है ना। ये आपको मैप सही दिख रहा होगा, यहाँ इसमें थोड़ा विरल हो रहा है ना, साफ नहीं दिख रहा। तो आपको दिख रहा है ना इसको, तो ये जगह देख सकते हैं आप लोग। ये जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, दिल्ली, पानीपत, है ना। इनको आप देखेंगे, ये मैप है। और एक मैप ये दिया गया है ना। देख लीजिए, ये लाहौर, है ना, राजपूत, गुजरात, बड़ौदा, सिंध, इनके नाम दिए गए। सूरत ये देख सकते हैं, उड़ीसा, इलाहाबाद, अवध, लखनऊ, पटना ना, मुर्शिदाबाद, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, ये जगह आपको दिख रही होंगी। मैंने आपसे कहा आप एक पॉलिटिकल मैप रखिए भारत का और विश्व का भी। तो उसमें आप पाएंगे कि कौन सा राज्य किस एरिया तक जा रहा है, उनमें ये क्षेत्र आ रहे हैं, ये जगह आ रही हैं। तो आपको वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। आप पता कर पाएंगे कि ये क्षेत्र ये इलाहाबाद या पटना इस राज्य में या बिहार राज्य में इनमें ये पड़ता है। इस तरह की चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ये इसको देखने से ही आपको आधी ज्योग्राफी तो की ऐसी खत्म हो जाएगी। बस बता रहा हूँ, है ना। तो हमने ये दोनों मानचित्र देख लिए। हमें ये दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी। कैसी अवधि थी? एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समयांतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। क्या हो गई? ये बड़ी तेजी से अचानक रूप से बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उस समय की बात कही गई है इसमें। तो 1707 से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई, कब हुई थी? जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी,
के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से क्या लिखा है। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, इसको हम जानेंगे, क्या जानेंगे, संकट की स्थिति, इसको हम जानेंगे। अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था। मुगल साम्राज्य जो अपनी सफलता है उसकी ऊंचाई पर किस तरह से पहुंचा था। फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे, है ना। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। ऐसा क्या हुआ, ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया। सैन्य और वित्तीय संसाधन थे, जो भी वित्तीय संसाधन थे उनको बहुत अधिक खर्च कर दिया। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी है ना, तो औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। क्या होने लगी, जो शासन में साम्राज्य के जो प्रशासन की जो कार्यकुशलता थी वो समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया। किसके लिए हो गया, जो केंद्र सत्ता थी उसके लिए कठिन हो गया, है ना। जो मनसबदारों की शक्तिशाली वर्ग थे ना उनके बस को रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जो दीवानी या फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। दीवानी और फौजदारी ये दोनों जो कार्यालय थे उन पर ये क्या करते थे, नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों, क्या हुआ, मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। ये मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, जैसे जैसे सूबेदारों ने क्या किया, प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ या स्थापित किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई, है ना। जो राजस्व की मात्रा थी ना उसमें वो कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। क्या कर दिया, इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे। किसके, करों के भार थे ना, टैक्स पे टैक्स लग रहा था, भारी टैक्स, तो इनके विरुद्ध किए गए थे। और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा, कौन, शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। क्या थी, अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने की क्या थी, कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। क्या थी, अतीत में जो विद्रोही थे ना उन्होंने, विद्रोही के समूह ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी थी, देखेंगे। परंतु अब ऐसे समूह ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। अपनी स्थिति थी, उन संसाधनों का उपयोग अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए किया, देखिए, है ना। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता, या राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। क्या करे, औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी थे इस बदलाव को वो रोक नहीं सके, चेंजेस हो गया। अब इसको थोड़ा देखते हैं। भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। फसल तो भरपूर हो रही है लेकिन तिजोरियां खाली पड़ी हैं। भरपूर फसल, तिजोरियां खाली, ये इसमें बताया गया है। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया है। क्या किया है, एक तत्कालिक जो लेखक है ना, लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया गया है। जो वित्तीय दिवालियेपन हो गया ना उसके बारे में, ये बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए। जो बड़े जमींदार थे वो निर्धन हो गए, निस्सहाय हो गए। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते थे। उनके जो किसान हैं
वो वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उन्हें दोनों फसलों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनके जो स्थानीय गुमास्ते हैं ना, वो एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। देखिए, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है। किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका देता, तब तक, है ना। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है, संपूर्ण व्यवस्था और जो प्रशासन था इतना चकनाचूर हो चुका है, यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है। क्या करता है? अपने फसल के जरिए वो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। तो जो मालिक, जो जमींदार है ना, उसको एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता। देखिए, ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं? जो जमींदार है ना, वो सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं ऐसे हालत में? उनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, वेतन वगैरह कुछ है ही नहीं है, राजस्व ही नहीं है, कैसे रख लेंगे? जिनकी जिनकी उससे आशा की जाती है, वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे भी चलते हैं, पैसा कहाँ से देंगे भाई? पैसा कहाँ से देंगे? इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक इसके ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। हाँ, दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। संपूर्ण नगर को लूटा उसने और बड़ी मात्रा में धन दौलत को ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद फिर क्या हुआ? नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। इनका आक्रमण होता रहा। उसने तो 1748 से लेकर 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। 5 बार भारत पर, बताइए, उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट बताई इसने। जो अफगान का शासक अहमद शाह अब्दाली था, उसके बारे की बात हो रही है यहाँ पर। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण क्यों हुआ, है ना? नादिर शाह का जो दिल्ली पर आक्रमण हुआ, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। क्या हुआ? नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, नादिर शाह के जो आक्रमण हुआ उसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो भी विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। किसने किया? समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल को जिस तरह धन लूटा गया, उसका वर्णन इस तरह से किया है। कैसा किया? देखिए, 60 लाख रुपए, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। देखिए, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीजें ले गया ये, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जैसे तख्ते हाउस, यानी मयूर सिंहासन, इतना महंगा। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है ना? वृत्तांत का मतलब हमने आपको पहले बताया है। आप किसी कहीं जगह जाते हैं, वहाँ का जी, वहाँ जो चीज़ आप देखते हैं, उनकी घटनाओं, उनके वर्णनों, उनकी जो भी घटित घटना होती है, उनका वर्णन जब करते हैं, जैसे हम यात्रा वृत्तांत लिखते हैं अपना, है ना, या पढ़ते हैं, तो जो प्राकृतिक दृश्य, वहाँ की जो घटनाएं घटित होती हैं वहाँ के लोगों द्वारा, तो उनको हम वृत्तांत बोलते हैं। उनका वर्णन करते हैं तो क्या बोलते हैं? वृत्तांत। तो एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे, अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जो कभी मालिक थे, क्या हो गया? अब वो बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया, है ना? अलग थलग जो पड़े लोग थे ना, उनको कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। क्या हो गया? जो दौलतमंद थे ना, उनको भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग कभी
जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। क्या करने? अब वो नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए, वो बिना घर के हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। क्या हो गया? मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्ले पर हमला बोला और वहां की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। किसने? नादिर शाह ने। देखिए, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। जो साम्राज्य है ना, उस साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अब जातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमजोर बना डाला, है ना, उसको और भी कमजोर बना डाला। अभिजात दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। अभिजात के जो दो बड़े गुट थे उनके बारे में देख लेते हैं। ईरानी और तुरानी, है ना। तुर्क मूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहते थे, है ना। एक दूसरे के हाथ की कठपुतली या बादशाह बने रहते। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाहों फर्रुखसियर 1713 से लेकर 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1760 की हत्या हो गई, है ना। जो दो मुगल बादशाह थे ना, फर्रुखसियर और आलमगीर, इनकी हत्या हो गई। और दो अन्य बादशाहों, कौन दो अन्य बादशाह? अहमद शाह और कौन है? अहमद शाह जो 1748 से लेकर 1754, और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। क्या कर दिया? इनके जो अभिजात थे उन्होंने अंधा कर दिया। अब नए राज्यों को उदय पढ़ लेते हैं। नए राज्यों का उदय ये से हम पढ़ लेते हैं। और इससे पहले ये चित्र आप देखेंगे, है ना। ये चित्र आप लोग देख रहे होंगे। चित्र क्या है? एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर। कौन है? फर्रुखसियर स्वागत कर रहे हैं। और अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। क्या कर ली? अपनी शक्ति को और प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। क्या हो गया? कई क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्य को तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। क्या थे? ये पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे। कैसे थे? इन राज्यों के शासक थे कैसे थे? अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे, है ना। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक ऑफिशियली तौर पर क्या अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। कहते हैं इनमें कई राजपूत प्रदेश था, वो भी इनमें शामिल थे। तीसरे में देखेंगे, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों, जाटों के राज्य आते हैं। मराठों, सिखों और जाट के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे। कैसे थे? विभिन्न आकार के थे। और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीनकर ली थी। कड़े लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद इन्होंने मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी इन्होंने, ना। अब पुराने मुगल प्रांत के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है ना, क्या है? पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, क्या पुराने जो भी मुगल प्रांत है ना, उनसे उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ। उनमें से तीन राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से? अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीन राज्य प्रमुख थे। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, है ना। उच्च मुगल जो अभिजात थे ना, उनके द्वारा तीन राज्यों की स्थापना की गई थी। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सादत खान, अवध और मुर्शिद कुली खान
बंगाल और आसफ जहां हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। क्या था? इनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। क्या था? मुगल बादशाह को उन पर क्या था? भरोसा था और विश्वास था। आसिफ जहां और मुर्शिद कुली खां दोनों को सात सात हजार जात का दर्जा मिला। क्या था? दोनों को सात सात हजार का जात का दर्जा दिया गया था। को मुर्शिद कुली खान को और आसिफ जहां को, है ना। जबकि सादत खान की जात का दर्जा 6,000 था। कितना था? 6,000 था। किसका? सादत खान का। अब थोड़ा हैदराबाद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ना। देखिए, निजाम उल मुल्क निजाम उल मुल्क आसिफ जहां 1724 से लेकर 1748, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। क्या की थी? हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। मुगल बादशाह फारूक शेर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। क्या था? एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। क्या कही थी? उसे अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था, है ना। 1720 से लेकर 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहां के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। वित्तीय और राजनीतिक प्रशासन का पूरा ही इनके पास क्या था? नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबारों में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता को हत्या लिया, है ना। उस क्षेत्र का वास्तविक शासक ये बन गया। देख सकते हैं। आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। कहां से लाया था? उत्तरी भारत से लाया था। और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। क्या थे? दक्षिण में नए अवसर पाकर के वे प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए। कौन की नियुक्त किए? मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था। किनका सेवक था? मुगल सम्राट का सेवक था। फिर भी वह काफी आजादी से शासन चलाता था। काफी आजादी से वो शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। ना तो दिल्ली से उसे कोई निर्देशन चाहिए और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहां द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे, है ना। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। क्या था? सदा संलग्न रहता था। तथा पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहां कोरोमंडल तट पर स्थित, है ना, वस्त्रोत्पादक धनसंपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था। देखिए, हर चीज को एरिस्टाटिल ने कैसे बता दिया है ना। उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई ना। क्या हो गई? ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। अब निजाम की फौज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। निजाम की फौज के बारे में, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। कितनी? 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। कितने? कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपए से ज्यादा है। उस समय 100 रुपए ज्यादा थे, काफी ज्यादा थे। अब थोड़ा हम अवध को जान लेते हैं। इसको, अवध को, बुरहान उल मुल्क बुरहान उल मुल्क सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। किसको? बुरहान उल मुल्क को, है ना। बुरहान उल मुल्क जो सादत खान था ना, उसको 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, है ना।
मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर, मुगल साम्राज्य का जो विघटन हुआ होने पर जो राज्य बने, उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। क्या था? सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण राज्य थे उनमें से एक था। अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। कैसा था? एक समृद्धशाली प्रदेश था अवध, जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। जो गंगा नदी है ना, उसका उपजाऊ मैदान में ये फैला हुआ था, और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता है। देखिए, है ना। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली थी ना। ये अपने हाथ में ले ली थी, और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। देखिए, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों यानी जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी, और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई, और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। देखिए, उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया, है ना। तो बुरहान उल मुल्क है ये, चित्र दिया दिखाया गया है ये, देखिए, है ना। बुरहान उल मुल्क का चित्र दिखाया गया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था, है ना। राज्य जो ऋण प्राप्त करता था उसकी बात हो रही है। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे, इजारेदार, है ना। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। कौन? स्थानीय साहूकार, है ना। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी, और इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। देखेंगे, बंगाल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। क्या हो गया? बंगाल मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, है ना। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब कौन थे? नायब थे। कौन? मुर्शिद कुली खान थे, वो बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, जो मुर्शिद कुली खान है ना, वो औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। जो सूबेदार पद से जुड़ी हुई सत्ता थी वो उसने अपने हाथ में ले ली। किसने? मुर्शिद कुली खान ने। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। किस पर? राज्य का जो राजस्व प्रशासन था ना, उस पर अपना नियंत्रण को जमा लिया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए, कहां पर? बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया। जमींदार थे ना, उनसे बड़ी कठोरता से राजस्व को वसूला। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो बहुत से जमींदार थे ना, उनको जो महाजन थे, जो साहूकार थे,
उनसे उनको उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी जमीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। देखिए, जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पा रहे, जो उधार लिया है ना उसका भुगतान नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अपनी जमीन बड़े लोगों को बेचनी पड़ती थी, है ना। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया, है ना। कब? 18 शताब्दी में बंगाल के एक जो क्षेत्रीय राज्य है उसको बन जाने से क्या हुआ, जमींदारों में काफी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। और अलीवर्दी खान का जो शासनकाल कितना था, 1740 से लेके 1756, है ना। इस समय बंगाल में जो स्पष्ट जो शासनकाल था उसमें ये दिखाई देने लगा। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गए। जो जगत सेठ है ना, जगत सेठ साहूकार घराना कैसे हो गए, अत्यंत समृद्धशाली हो गए, है ना। ग्रोथ, है ना, उनकी ग्रोथ हो गई। ये चित्र देखेंगे आप लोग। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें, क्या करें, इन राज्यों के जो अभिलक्षण है ना इन पर हम विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। क्या सामान्य विशेषता देखने को मिलेंगी? प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, क्या किए गए थे, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे। किस थे? संदेहास्पद थे, जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। देखेंगे आप लोग। विशेषतः वे जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से, जागीरदारी थे ना, जागीरदारी व्यवस्था के अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे, है ना। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके, जो कर प्राप्त करने का तरीका था ना, वो तरीके मुगलों से कैसे थे, मुगलों से ये भिन्न थे इन लोगों के। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रह करके तीनों राज्य हैदराबाद अवध बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। किसके साथ? जो इजारेदारे थे ना इनके साथ ठेके कर लिए इन्होंने कर को वसूलने के लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी, जो मुगलों द्वारा जो ये प्रथा थी इजारेदारी, मुगलों द्वारा पसंद नहीं थी। 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई ये, है ना। तथापि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। क्या थी? क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था, क्या था, कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा बड़े जनों के बीच संबंध उभरने लगे। क्या? उनके बीच में संबंध उभरने लगे ना। राज्य और धनी महाजनों तथा बड़े जनों के बीच में संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे और बदले में प्रतिभूति यानी प्रतिभूत जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। उस समय की जो स्थिति थी वो बता रहे हैं। और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे, है ना। उनकी जोतों से जो उनके कारिंदे थे ना उनके द्वारा वो कर वसूलते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। जो राजनीतिक जो नई व्यवस्था थी इसमें साझेदारी बढ़ रही थी, जो साहूकारों और धनाढ्य महाजन जो धनाढ्य साहूकार थे उनकी। राजपूतों की वतन जागीरी, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। इससे पहले ये लिखा है, पढ़ लेते हैं कि कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराज्यत्व स्वीकार किया, है ना।
लेकिन मेवाड़ एकमात्र ऐसा राजपूत राज्य था जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। मेवाड़ ने ना। और आगे देखेंगे राणा प्रताप 1752 में, है ना, उदयपुर तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। वहां पर जो मेवाड़ की जो राजगद्दी है उस पर आसीन हुए थे। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। क्या रहे? जिनका वो निर्णय था उस पर ये टिके रहे। अब ये राजपूतों की वतन जागीर है, उसको हम पढ़ लेते हैं। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अम्बर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। क्या रहते थे? ये विशिष्टता के साथ सेवारत रहते थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी, है ना, इन्हें अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारना शुरू किए। क्या किए इन्होंने? अपने हाथ पांव मारना शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटी राजनीति में अपने पैर फंसा दिए, है ना। अब देखेंगे इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई थी। कहाँ की मिल गई थी? मालवा की सूबेदारी, है ना। देखिए अब सवाई राजा जयसिंह की बात हो रही है। बादशाह जहादर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। नहीं, जहादर जहादार शाह ने कब? 1713 में। इन जो राजाओं के पद थे इनको क्या कर दिया? नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पास पड़ोस के शाही इलाकों में के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की, है ना। इन्होंने जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया। जोधपुर जो राजघराना है ना, इन्होंने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया नागौर को। दूसरी ओर अंबर ने भी, है ना, अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, ने अंबर ने। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की। तो सवाई राजा जयसिंह है ना, इन्होंने जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई थी। कब? 1722 में। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, है ना, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए। तो कई जो राजपूत सरदार है उनकी बात हो रही है, जो सत्ता के केंद्र बने हैं। क्या बने? सत्ता केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर महल आदि व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण, चित्र ये दिया गया फोरे, चित्तौड़गढ़ किला, राजस्थान संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे इसमें, है ना। अब जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में? चित्र 4B है। जयपुर में जंतर मंतर दिखाया गया इसमें, है ना। जयपुर में ये दिखाया गया जंतर मंतर, इसको देख लेंगे। तो ये हम पढ़ते हैं। 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन है। क्या है? कि राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। क्या थे? अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे। कितने वर्ष के लिए?
12 वर्ष के लिए, और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के, है ना, 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोप खाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था, है ना। देखेंगे आप लोग। अम्बेर के शासक सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। इसमें ये लिखा है, देखेंगे। मेहरानगढ़ किला, जोधपुर, ये दिखाया गया चित्र 5 में। देखिए आप लोग, है ना। आजादी हासिल करना, थोड़ा पढ़ लेते हैं। सिख के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इसमें राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। तो पंजाब के जो क्षेत्रीय राज्य निर्माण थे ना, उसको ये बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, जो आपने अभी पढ़ा है ना। खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। क्या हुआ, इनके प्रति कई लड़ाइयां लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। क्या किया, मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। क्या किया, अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की थी। जो सतलज और जो यमुना नदी है ना, उनके बीच का जो क्षेत्र है ना, वहां पर उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की थी। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया। कब, 1715 में। फिर उसे 1716 में मार दिया गया, बंदा बहादुर को। अब 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, है ना। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में, यानी जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। क्या कहलाती, दल खालसा। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर, बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। क्या, सामूहिक निर्णय, समूह के जो निर्णय होते थे वो लिए जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, गुरुमत्ता कहते हैं, मतलब गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। किसने, सिखों ने। देखेंगे, देखिए आप लोग, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार आप देखेंगे। ये तलवार है महाराजा रणजीत सिंह की, है ना। और ये थोड़ा पराठा, ये अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था, है ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। क्या था कि शासन उनके भाग्य में है। किसके, उनके भाग्य में है। राज करेगा खालसा। क्या करेगा, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका।
अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया। क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर, है ना, खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों पर पाए जाते थे। वही ये शब्द थे सिक्के पर, है ना। चित्र 7 है, शिवाजी की रूप चित्र दिया गया इसमें। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, है ना, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ, है ना, शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। कहां पर? विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें, थोड़ा पढ़ेंगे, जावली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया, है ना। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। और क्या है? वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्राय गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी, है ना। थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कहाँ चल रहे थे हम। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंध से यमुना तक फैले हुए थे। कब? 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंध से यमुना तक ये फैले हुए थे। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, है ना। अब मराठा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था। कैसा? एक अन्य शक्तिशाली राज्य था मराठा राज्य, जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। किसका? मुगल शासन का विरोध लगातार किया। शिवाजी 1627 से लेकर 1680, यानी शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से, शक्तिशाली योद्धा परिवारों को, यहाँ देशमुख कहा गया है ना, तो देशमुख परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की स्थापना की, है ना। इसने, शिवाजी ने अत्यंत गतिशील कृषक अत्यंत गतिशील कृषक पश्चारक, जिसे हम कुणबी बोलते हैं, मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। मराठों की सेना थे, इसके क्या बन गए? ये मुख्य आधार बन गए। देखिए आप लोग, शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। क्या किया? सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में ही रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पेशवा यहाँ पर प्रधानमंत्री को बोला है, के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। क्या हो गया? जो पुणे था ना, वो मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था, क्या था, कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे। वहां पर शहर कस्बे थे ना, उन पर ये हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, है ना, जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते थे। देखिए आप लोग,
1720 से लेकर 1716 के बीच मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ। कब से कब? 1720 से लेकर 1761 के बीच। उसने सने सने और काफी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, है ना। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। कब? 1720 तक। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई, है ना। मराठा नरेश को समस्त जो दक्कन प्रायद्वीप था उसके अधिपति के रूप में उसको मान्यता मिल गई। और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। क्या? चौथ और सरदेश मुखी कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। देखिए आप लोग, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद तो क्या हुआ? मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी, है ना। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई थी। इन क्षेत्रों तक ये फैल गई थी, है ना। आगे देखेंगे। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया गया। ये क्षेत्र ना, इनको औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम दी जाने लगी। किसकी? भेंट की रकम दी जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया। किसका? संसाधनों का जो भंडार था ना, वो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। क्या करनी पड़ी? उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी उनको। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए ना। मराठों के सैन्य अभियान थे ना, मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उसके खिलाफ हो गए थे। मराठों के सैन्य अभियान थे ना, उसके कारण मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई सहायता नहीं मिली, है ना। इसको देखेंगे। चौथ क्या होता है ना। इसको चौथ जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का एक 25% दक्कन में इनको मराठा वसूलते थे, है ना। और सरदेश मुखी का मतलब क्या है? क्लास की जो एनसीईआरटी हम जो पढ़ते हैं, इनका मतलब यही तो है। जो चीज पता नहीं होती वो बगल में एनसीईआरटी आपको बता देती है इसके शब्दों के मतलब को, है ना। एनसीईआरटी इसलिए तो हमें पढ़नी चाहिए। सरदेश मुखी का मतलब होता है दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ताओं को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। कितना? 9 से 10% हिस्सा भू राजस्व का क्या कहलाता है? सरदेश मुखी, है ना। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की थी। क्या की थी? एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था इसको तैयार किया था, है ना, मराठों ने। किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था ना, और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। किसकी? भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। किसको? कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया, मतलब पुनः व्यापार को शुरू किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके इस चीजों से, है ना। तो 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। देखिए आप लोग, उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। कौन? उज्जैन, है ना। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। कैसे थे? ये बड़े थे और समृद्धशाली थे ये शहर, और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे, है ना।
मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। क्या खुले? मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों के व्यापार के जो नए मार्ग थे वो खुले थे। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। क्या मिला? पुणे में क्या मिला? नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था। कौन? बुरहानपुर। पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी थी ना, सूरत के बीच, आगरा और सूरत के बीच का व्यापार था ना, उनमें ही अपने को संलग्न पाया था। लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया था। मतलब उन्होंने अपने व्यापार का क्षेत्र था उसको उन्होंने बढ़ा लिया, है ना। वाणिज्यिक जो भी था वो उन्होंने बढ़ा लिया। और इसमें थोड़ा ये क्या बचा है, बाजीराव प्रथम जो बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाने जाते थे, है? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। कौन? पेशवा। वह एक महान मराठा सेनापति थे। उन्हें विंध्य के पार मराठा राज्य के विस्तार का श्रेय प्राप्त है तथा वे मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य अभियानों के लिए भी जाने जाते हैं। अब जाट के बारे में पढ़ लेते हैं ना। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता सुदृढ़ की थी, है ना। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने कब? 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया। अपने नेता कौन? चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। किनने? जाटों ने। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। देखेंगे आप लोग, वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए ना। आगे देखेंगे। और इसमें थोड़ा लिखा है कि जाटों की शक्ति, है ना, सूरजमल के समय पराकाष्ठ पर पहुंची, है ना, जिन्होंने 1756-1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्यों को, यानी कि आधुनिक राजस्थान में है, संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली शामिल है ना। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए। नहीं, सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था, है ना। देखेंगे इसमें जाट समृद्ध कृषक थे। कैसे थे? समृद्ध कृषक थे, पैसे वाले थे। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए, है ना। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। कौन? सूरजमल के राज में जो भरतपुर है ना, वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने क्या? भरतपुर भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह, कौन? जवाहिर शाह के पास 30,000 सैनिक थे। कितने? 30,000। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों से लिए थे। 20,000 जो अन्य सैनिक थे वो कहां से लिए? मराठों से लिए। 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इस इन सब के बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। मतलब इधर इधर उधर से उन्होंने सैनिक को मांगा और वो किन से? और इन सैनिकों के बलबूते वो मुगलों से लड़ बैठे। जहां भरतपुर का किला काफी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, है ना, वही दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। बाग महल किसने बनवाया था? जाटों ने, है ना।
शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार साझा के युग में जोड़ा गया था, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूने पर बनाई गई थी। किसकी? दीग की इमारतें उन्हीं नमूनों पर बनाई गई थी। अध्याय 5 और अध्याय 9 दोनों के चित्र बारे को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, है ना, देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। चित्र ये 8 है ना। 18वीं शताब्दी का दीग का राजमहल या राज समूह, इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बांग्ला गुंबद पर गौर करेंगे आप लोग, है ना, गौर करेंगे। और ये अन्यंत्र है, छोटा सा है, इसको पढ़ लेते हैं। फिर आपकी क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है इतिहास की, वो फिनिश हो जाएगी। फिर क्लास 8 की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे, इतिहास की, है ना। तो अन्यंत्र में है, थोड़ा बचा हुआ, और हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहिए, जिससे आपकी ये बुक क्लास 7th की एनसीईआरटी की वो कवर हो जाएगी, है ना। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर 1794, फ्रांसीसी क्रांति का ये टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें क्या है? 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था, है ना। जो सरकार के जो कार्य थे, उनमें जो जनसाधारण थे उनको हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों तक बनी हुई थी। कब तक? 18वीं शताब्दी के जो आरंभिक दशक थे ना, वो 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी रही। कितने आखिरी दशकों तक बनी रही। अमरीकी 1776 से लेकर 1781, है ना। अमेरिकी की क्रांति कब? 1776 से लेकर 1781। और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक प्राधिकारों को उसने चुनौती दी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों ने पादरीगढ़ और अभिजातों के विशेषाधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, है ना। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए। का मानना क्या था? कि समाज में किसी भी समूह के जन्म सिद्ध प्राधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर, किसकी? सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दर्शकों ने यह सुझाया कि सभी लोग के लिए या सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए, है ना। फ्रांसीसी क्रांति के जो दर्शक थे, उन्होंने दार्शनिकों ने ये बताया। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए। क्या? तो सरकार की जो सत्ता है ना, वो लोगों से बननी चाहिए, और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए, है ना। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलन ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला, है ना? नागरिकता नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से जड़ पकड़ी, है ना। तो ये आज हमारा ये क्लास 7th की एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर आज की क्लास में समाप्त हुआ, है ना। और हम अगली क्लास से क्लास 8 की एनसीईआरटी को, इतिहास की कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको, है ना। तो आज हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिए हैं, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10, और हमने एक एक बात को विस्तार से, डिटेल से पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है ना। एक एक शब्द को हमने समझ के पढ़ा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप आपके अपने संस्थान नंदिनी आईएएस का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करें, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि वहाँ नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए,
और वहाँ पे नंदिनी आईएएस लिखिए, और नंदिनी आईएएस के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, है ना। नंदिनी आईएएस लिख करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, और वे क्लासें जो हम ये करा रहे हैं सीधे आपको वहीं मिल जाएंगी। यूट्यूब वाले ऑप्शन से जाके देखेंगे, सीरीज क्लासें आपको वहीं मिल जाएंगी। तो आपको हर चीज़ डिटेल से पढ़ाई जा रही है, एक चीज़ को विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। आपके उस 25 मई 2025 का जो एग्जाम है आईएएस प्री का, उसको ध्यान में रख करके ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है ना। तो आप लोग पढ़ लीजिए, और जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे, वो प्ले स्टोर में जाके जो पीछे लेक्चर है पिछले वाले उनको देख लेंगे, जैसा आप समझ सके वैसा देख लेंगे, है ना, और आगे बढ़ाएंगे, और जल्दी से हम अपने इसको कवर करेंगे इतिहास को। तो हमारी आज क्लास 7 की एनसीईआरटी कवर हो गई है इतिहास की। इससे पहले क्लास 6 की हमने कर ली है। तो अगले लेक्चर में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी को शुरू करेंगे इतिहास की को। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों को भेजेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, है ना। थोड़ी लंबी क्लास हो गई है, और देख लेंगे तो जल्दी आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना। वो जो अगली क्लास होगी उसमें मिलते हैं, एक नई बुक के साथ और एक नए अध्याय के साथ, है ना। सबके लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, चलते हैं।